हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। सो वेलकम टू मानी मूवी एक्सप्लेन एंड मैं आपका दोस्त मानी आपके लिए लाया हूँ जेसन बॉर्न सीरीज़ की 5th और आखिरी फिल्म। तो इस मूवी का नाम है जेसन बॉर्न और ये ईयर 2016 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 है और ये काफ़ी अच्छी मूवी है। तो इस मूवी का मेन प्लॉट यही है कि किस तरह जेसन बॉर्न अमेरिकन गवर्नमेंट का एक और ऑपरेशन का खुलासा करता है जो कि अपग्रेडेड वर्जन होता है ऑपरेशन टेडस्टोन का, और इसी बीच वो अपने पिताजी के कत्ल का बदला भी ले लेता है और उसे अपनी पुरानी बीती ज़िंदगी अच्छे से याद आ जाती है। तो अगर आप इस मूवी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो अगर आप इसके पिछली 4 मूवीज़ का भी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आपको मूवी थोड़ी अच्छे से समझ में आएगी, और नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगी। सो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। सो अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें जेसन बॉर्न के फ्लैशबैक के कुछ क्लिप्स दिखाए जाते हैं। इन क्लिप्स में हमें दिखाया जाता है कि जब जेसन बॉर्न ऑपरेशन टेडस्टोन से जुड़ा था और जब वह पहली बार ऑपरेशन टेडस्टोन के लैब आया था। इनमें हमें दिखाया जाता है कि जब वह पहली बार वहाँ पर आया था तो किन किन लोगों से वह मिला और उन लोगों ने जेसन बॉर्न से क्या कहा, और साथ ही हमें उसके द्वारा किए गए मर्डर के क्लिप्स भी दिखाए जाते हैं। इसके बाद सीन जाता है प्रेजेंट डे ग्रीस की तरफ। यहाँ पर जेसन बॉर्न को ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर का खुलासा करे हुए 12 साल हो चुके हैं और अब वह एकदम आइसोलेटेड ज़िंदगी जी रहा है। वह अकेला रहता है और किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है सिवाय निकी पार्सन के। निकी पार्सन वही लड़की है जिसने जेसन बॉर्न की सहायता करी थी ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर का खुलासा करने में। इधर अब वह अपने जीने के लिए नकल फाइट में पार्टिसिपेट करता है और वहाँ पर लोगों को हरा कर और पैसे जीत कर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। अब जेसन बॉर्न की एमनेशिया वाली प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट डे आइसलैंड की तरफ। यह हमें दिखाया जाता है निकी पार्सन को। निकी भी ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर का खुलासा होने के बाद कहीं छिप जाती है और एक हैकर ग्रुप से जुड़ जाती है जिसको लीड करता है क्रिश्चियन डसॉल्ट नाम का आदमी। वो यहाँ क्रिश्चियन डसॉल्ट के आइसलैंड वाले सर्वर पर आती है और इस सर्वर की मदद से वह CIA के मेन फ्रेम सर्वर में घुसने की कोशिश करती है और वह कामयाब हो जाती है। तो उस सर्वर से वो ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर, ऑपरेशन टेडस्टोन और CIA के नए ऑपरेशन आयरन हैंड की फाइल्स डाउनलोड करना शुरू करती है। जब वह डाउनलोड कर रही होती है तो CIA की साइबर सिक्योरिटी हेड हैदर ली को पता लग जाता है कि कोई ना कोई उनके सिस्टम में घुसा हुआ है और वह ढूंढने की कोशिश करने लग जाती है कि कौन उनके सिस्टम में घुसा हुआ है। फिर वह अपनी टीम की मदद से यह ढूंढ लेती है कि उनके सिस्टम में कौन घुसा है। तो वो पता लगा लेती है कि आइसलैंड का कोई कंप्यूटर है जो उनके सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो वो उस पूरे एरिया की लाइट बंद कर देती है जिससे निकी का भी सिस्टम बंद हो जाता है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और निकी काफ़ी सारी फाइल्स डाउनलोड कर चुकी होती है। इसके बाद हैदर ली वापस ढूंढने की कोशिश करती है कि कौन उनके सर्वर में घुसा था। तो वो पता लगा लेती है कि निकी पार्सन नाम की एक लड़की है जो कि पहले CIA के साथ काम करती थी और वह जेसन बॉर्न से जुड़ी हुई है। फिर वह पूरी रिपोर्ट अपने बॉस डायरेक्टर रॉबर्ट डुवी को देती है और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर रसेल को देती है, जिसमें वह बताती है कि निकी पार्सन नाम की लड़की है जो हमारे सर्वर में घुसी थी और मैंने उन सारी फाइल्स में मालवेयर छोड़ दिया है जिससे अब कोई भी उन फाइल्स को ओपन करेगा तो हमें उसकी करंट लोकेशन मिल जाएगी। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एथेंस ग्रीस का। यहाँ पर जेसन अपनी अकेली लाइफ जी रहा होता है और रोज़ की तरह वो अपनी नकल फाइट करने जाता है। वो जब यहाँ पर अपनी नकल फाइट कर रहा होता है तो उसे वहाँ पर निकी पार्सन दिखती है। तो निकी को देखते ही वो जल्दी से अपनी फ़ाइट पूरी करता है और निकी से मिलता है। वे लोग जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी एंटी गवर्नमेंट रैली निकल रही होती है। हर तरफ पुलिस होती है और तगड़ा आंदोलन चल रहा होता है और हर तरफ मारपीट हो रही होती है। इधर फिर निकी जेसन को बताती है कि उसके साथ बहुत बड़ा गेम खेला गया था, कि उसने अपनी मर्ज़ी से टेडस्टोन में शामिल नहीं हुआ था, उसे मजबूर करा गया था ऑपरेशन टेडस्टोन में शामिल होने के लिए। और उसे यह भी बताती है कि उसके पापा रिचर्ड वेब ने ही ऑपरेशन टेडस्टोन की शुरुआत करी थी और उसके पापा CIA में एक एनालिस्ट की जॉब करते थे। यह सब सुनने के बाद जेसन का दिमाग ख़राब हो जाता है। तब तक वहाँ पर CIA वाले भी पहुँच जाते हैं निकी का पीछा करते हुए। तो जेसन जैसे तैसे CIA वालों को मारता है और फिर एक पुलिस वाले की बाइक छीन लेता है और फिर उस बाइक से निकी पार्सन को बिठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इधर हमें दिखा जाता है कि जो CIA के डायरेक्टर होते हैं रॉबर्ट डुवी, यहाँ पर अपना एक ट्रेंड असैसिनेटर एसेट को भी जेसन और निकी के पीछे लगा देते हैं। एसेट की यहाँ पर जेसन से एक पुरानी दुश्मनी होती है और पर्सनल भी होती है, क्योंकि जब जेसन ने ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर का खुलासा करा था तो लोग बाग एसेट की भी रियल आइडेंटिटी पहचान लेते हैं और वो
इस वजह से उसे काफ़ी टॉर्चर सहना पड़ता है और उसे 2 साल तक जेल में रहना पड़ता है। इस वजह से वो यहाँ पर जेसन से काफ़ी चिढ़ता था, तो वो भी जेसन के पीछे हाथ धोकर लग जाता है। इधर जेसन जैसे तैसे सबको पीछे छुड़वा के भाग रहा होता है। तभी एक पॉइंट पर आकर हमें लगता है कि जेसन अब शायद तक बच जाएगा उस सिचुएशन से, लेकिन तभी असेट पास की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और निकी को शूट करता है, जिससे निकी तो वहाँ पर घायल होकर गिर जाती है और जेसन का भी बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी बाइक वहाँ पर फिसल जाती है। तो जेसन निकी को समझाता है कि तुम हीलो मत और जहाँ पर हो वैसी ही रहो, लेकिन निकी थोड़ी घबरा जाती है और जेसन की मदद करने के लिए उसे अपनी एक जेब से चाबी निकाल कर देती है। तो जैसे ही वह चाबी देती है तो असेट वहाँ पर उसको वापस गोली मार देता है और यहाँ पर निकी का द एंड हो जाता है। इसके बाद जेसन जैसे तैसे उस चाबी को ले लेता है और इधर उस बिल्डिंग पर लोकल पुलिस भी आ जाती है क्योंकि वहाँ पर गोलीबारी हो रही होती है और फिर वहाँ से असेट भी भाग जाता है। इसके बाद जेसन उस चाबी की मदद से एक सेफ को खोलता है। उस सेफ में से उसे निकी की एक डायरी मिलती है और एक पेन ड्राइव मिलती है। निकी की डायरी से जेसन को एक हिंट मिलता है और वह हिंट होता है कुछ कोऑर्डिनेट्स। जब जेसन उन कोऑर्डिनेट्स को सर्च करता है तो उसे एक एड्रेस मिलता है और वह एड्रेस होता है बर्लिन का। तो यहाँ पर जेसन को एक नया टारगेट मिल जाता है और फिर वो बर्लिन जाने की तैयारी करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़े आदमी को। इस आदमी का नाम होता है एरन कलूर और एक बहुत ही बड़ी टेक कंपनी का फाउंडर होता है और उस कंपनी का नाम होता है डीप ड्रीम। यहाँ पर अगर हम एरन कलूर को देखें तो हमें रियल लाइफ में मार्क जुकरबर्ग को देख सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों की स्टोरी काफ़ी हद तक सेम होती है। इधर एरन कलूर कॉन्फिडेंस में अनाउंस करता है कि वो बहुत ही जल्दी एक नई सोशल साइट लाएगा जो कि काफ़ी सही रहेगी और वो यूज़र्स की डाटा को पूरी तरीके से ध्यान रखेगी और यहाँ पर यूज़र्स की प्राइवेसी का भी काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रॉबर्ट डुवी को, जो कि डायरेक्टर होते हैं CIA के। यहाँ पर एरन कलूर और डायरेक्टर दोनों बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टर एरन कलूर को उसकी सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उससे बोलते हैं कि हमें उम्मीद है कि तुम अपने नए ऐप्स के थ्रू भी हमें यूज़र्स की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें देते रहोगे। तो यहाँ पर एरन उनमें साफ मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर एरन को पछतावा होता है कि किस तरह लोग बाग उसके ऊपर विश्वास करते हैं और उसके ऐप यूज़ करते हैं और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन CIA वालों को दे देता है। तो इस बार डायरेक्टर को पूरी तरह मना कर देता है कि मैं इस बार आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो इसे CIA के डायरेक्टर रॉबर्ट डुवी चिढ़ जाते हैं और उसे धमका कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है हमें हैदर को। यहाँ पर हैदर कुछ न कुछ इंटरेस्ट दिखाने लग जाती है जेसन बॉर्न में। तो जब वो जेसन बॉर्न की फ़ाइल पढ़ रही होती है तो वो पढ़ती है, उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर जेसन बॉर्न कभी भटक भी जाए तो अगर हम सही तरीके अपनाएं तो हम जेसन बॉर्न को वापस पा सकते हैं। तो यह लाइन हैदर को काफ़ी पसंद आ जाती है और वो सोचती है कि शायद मैं इसके ऊपर काम कर सकती हूँ और जेसन बॉर्न को वापस CIA में ला सकती हूँ। इधर निकी के हिंट पर जेसन बर्लिन आ जाता है डसॉल्ट से मिलने। वह डसॉल्ट के घर पहुंचता है तो डसॉल्ट भी उसे पहचान जाता है। तो फिर जेसन डसॉल्ट को वह पेन ड्राइव देता है और उससे ओपन करवाता है। जैसे ही डसॉल्ट उन फाइल्स को ओपन करता है तो CIA वालों को पता लग जाता है कि फ़ाइल्स ओपन हुई है और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जेसन बॉर्न ने ही यह फाइल्स खोली है। तो फिर वो जेसन बॉर्न की करंट लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं। जब जेसन बॉर्न उन ओपन हुई फाइल्स को पढ़ता है तो उसे निकी की बातें कहीं ना कहीं सही लगती है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता है कि उसके पापा ने उसके साथ ऐसा क्यों करा। और उसे यह भी पता लगता है कि उसके पापा की मौत हो गई थी उसके ऑपरेशन टेस्टस्टोन में जुड़ने से पहले ही। तो उसे यहाँ पर कुछ दाल में कुछ ना कुछ काला लगता है। इतने में उसे फ्लैशबैक आ जाता है कि जब वह अपने पापा से लास्ट बार मिला था। जब अपने पापा से लास्ट बार मिला था तो उसके पापा उसे बोलते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। जब भी वहाँ से उठ के जाते हैं तभी वहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक होता है और उस ब्लास्ट में उसके पिताजी की मौत हो जाती है। तो यहाँ पर जेसन थोड़ा घबरा जाता है और तभी उसे अपने फ्लैशबैक में वहाँ पर असेट की भी एक थोड़ी छाया दिखती है। तो उसे समझ में नहीं आता कि असेट और उसके पापा और वो कैसे रिलेटेड है। इतने में असॉल्ट जेसन के ऊपर हमला कर देता है ताकि वो उन सारी फाइल्स को अब हथिया ले, लेकिन तभी जेसन असॉल्ट को वहाँ पर मार गिराता है और उसे वहाँ पर बेहोश करके पटक देता है। जब वापस फाइल पढ़ने जाता है तो उसे वहाँ पर नाम दिखता है मैल्कॉम स्मिथ। इतने में CIA वाले भी उन सारी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं। इधर जेसन को उलझाने के रखने के लिए ताकि CIA वाले जेसन की लोकेशन पर आ जाए और उसे पकड़ ले, तो CIA वाले जेसन को कॉल करते हैं। तो जैसे ही जेसन उस कॉल का रिस्पॉन्ड करता है तो सामने से रॉबर्ट डुवी जेसन से बात करने लग जाते हैं और उसे वहाँ पर उलझाने लगते हैं। इतने में हैदर के मन में पता नहीं कुछ आता है और वो जेसन को एक मैसेज कर देती है जिसमें वो लिखती है कि CIA वाले यहाँ पर बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। तो इतने में CIA वाले भी वहाँ पर नीचे आ जाते हैं, लेकिन जेसन वहाँ से बच निकल कर भागता है। तो दोस्तों
इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है CIA के ऑफिस का। यहाँ पर हैदर ली, CIA के डायरेक्टर रॉबर्ट ड्यूई और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर एडन रसल से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ आप मुझे जेसन बॉर्न को पकड़ने वाले ऑपरेशन को लीड करने दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जेसन बॉर्न को वापस ज़िंदा ले आऊँगी। इस बात पर रॉबर्ट ड्यूई हैदर के ऊपर हंसता है और साफ मना कर देता है और रसल को भी एडवाइस करता है कि आप ऐसा ना करें। लेकिन रास्ते में रसल मान जाता है और हैदर को परमिशन दे देता है ऑपरेशन को लीड करने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कलूर के ऑफिस का सीन। यहाँ पर जब कलूर अपने ऑफिस से बाहर आता है तो वहाँ पर रॉबर्ट ड्यूई का एक आदमी आता है और उसे बोलता है कि हमें उम्मीद है कि आप उस प्रपोजल पर वापस सोचेंगे, वरना आपके लिए काफ़ी बुरा होगा। यह सारी बातें सुनकर कलूर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपने PA को बोलता है कि तुम देखना, लास वेगास में मैं इस ड्यूई के बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। तभी हमें पता लगता है कि कलूर का जो PA होता है वो हरामी निकलता है और वो ये सारी बातें ड्यूई को बता देता है। इसके बाद ड्यूई जेसन को पकड़ने के लिए एसेट को भी लंदन बुला लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जेसन माल्कम को पकड़ने के लिए लंदन ज़रूर आएगा। तो एसेट को भी वहाँ पर बुला लेता है और एसेट फिर लंदन आ जाता है। हमें सीन दिखाया जाता है लंदन का। यहाँ पर हमें माल्कम स्मिथ को दिखाया जाता है। तो इधर हमें पता लगता है कि स्मिथ ऑपरेशन ट्रेडस्टोन और ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर दोनों से जुड़ा हुआ है और उसी ने जेसन बॉर्न के पापा रिचर्ड वेब की डेथ की रिपोर्ट लिखी। तो इन सब बातों का पीछा करते हुए जेसन बॉर्न यहाँ पर लंदन आ जाता है माल्कम स्मिथ से मिलने के लिए। फिर वो माल्कम स्मिथ को एक फ़ोन के थ्रू कॉन्टैक्ट करता है और उसे वहाँ पर बाहर मिलने के लिए बुलाता है। इधर हमें पता लगता है कि हैदर ली भी यहाँ पर जेसन बॉर्न को ज़िंदा पकड़ने के लिए और वापस CIA में लाने के लिए यहाँ पर अपनी एक टीम फॉर्म कर लेती है। लेकिन उस टीम में रॉबर्ट ड्यूई अपने ट्रेन किलर एसेट को भी जोड़ देते हैं, क्योंकि उनका यहाँ पर मकसद होता है जेसन बॉर्न को पूरी तरह ख़त्म कर देना, ना कि उसे वापस ज़िंदा CIA में लाना। इधर माल्कम स्मिथ जेसन बॉर्न के इशारों पर आगे बढ़ता रहता है। तो हमें यहाँ पर पता लगता है कि रॉबर्ट ड्यूई और एसेट यहाँ पर दोनों हरामी निकलते हैं और वो एक एक करके हैदर की पूरी टीम को मार देते हैं। इधर एक जगह पर आने पर जेसन स्मिथ को पकड़ लेता है और उससे पूरा सच उगलने को कहता है। स्मिथ जेसन से डर जाता है तो वह उसे बताता है कि उसके पापा ने CIA को प्रपोजल दिया था कि हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोगों को ट्रेन करेंगे और उन ट्रेन लोगों की सीक्रेट मिशन पर भेजेंगे देश की सुरक्षा के लिए, खासकर टेररिस्ट अटैक से बचने के लिए। वह उसे बताता है कि उसके पापा को पता लगा कि ऑपरेशन ट्रेडस्टोन वाले जेसन को ही उनका पहला अटेंडी बनाना चाहते हैं, तो वे उनके खिलाफ हो गए और इस वजह से फिर ड्यूई ने एसेट के थ्रू तुम्हारे पापा को टेररिस्ट अटैक में मरवा दिया। इससे तुम भावुक होकर ट्रेडस्टोन में भी शामिल हो गए। यह सब सुनने के बाद जेसन का फ्लैशबैक भी क्लियर हो जाता है और उसे सब याद आ जाता है। इतने में फिर वहाँ पर एसेट भी आ जाता है और जेसन के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन गोली माल्कम स्मिथ को लग जाती है और दोनों फिर छत से नीचे गिर जाते हैं। जैसे एसेट नीचे छत से नीचे पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि जेसन बॉर्न वहां से भाग जाता है। फिर वो यहाँ पर हैदर की वैन में आकर चढ़ जाता है और फिर वो हैदर से पूछता है कि तुमने बर्लिन में मेरी हेल्प क्यों करी। तो यहाँ पर हैदर उसे कुछ सही से एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन उसे एक हिंट देती है कि अगले हफ्ते लास वेगास में कुछ होने वाला है, तो अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा और तुम्हारा ही वहाँ पर फ़ायदा है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है लास वेगास का। यहाँ पर हमें पता लगता है कि CIA के डायरेक्टर रॉबर्ट ड्यूई भी और उनका पर्सनल असिस्टेंट यहाँ पर लास वेगास आ जाते हैं कलूर के टेक एक्सपो के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब हैदर अपनी फ़्लाइट में होती है तो उसे पता लगता है कि यहाँ पर जेसन बॉर्न ने लास वेगास के लिए चेक इन करा है। तो यहाँ पर जेसन बॉर्न का पासपोर्ट इनवैलिड होता है। तो यहाँ पर फिर हैदर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके पासपोर्ट को वैलिड कर देती है और इस तरह जेसन बॉर्न भी लास वेगास में एंटर हो जाता है। इधर हमें पता लगता है कि रॉबर्ट ड्यूई भी यहाँ पे अपने ट्रेन किलर एसेट को यहाँ पर बुला लेते हैं कलूर को मारने के लिए। इधर जब टेक एक्सपो की स्पीच स्टार्ट होती है तो हमें यहाँ पर पता लगता है कि कुछ सोर्सर्स जो कि रॉबर्ट ड्यूई के होते हैं उसे बताते हैं कि जेसन बॉर्न लास वेगास में है और उसकी हेल्प करी है हैदर ली ने। यह जानने के बाद कि हैदर ने हेल्प करी है जेसन बॉर्न की, तो डायरेक्टर रॉबर्ट ड्यूई एसेट को बोल देते हैं कि तुम कलूर के साथ साथ हैदर को भी मार देना। इधर एसेट अपनी पोजीशन ले लेता है। इधर जेसन बॉर्न भी उस टेक एक्सपो में आता है तो उसे वहाँ पर भनक हो जाती है कि एसेट किस जगह बैठेगा, तो वह उसके ऊपर फोकस लाइट डाल देता है। इससे यहाँ पर एसेट का निशाना बिगड़ जाता है और गोली कलूर के हाथ में लग जाती है। तो फिर इतने में जेसन भी एसेट के ऊपर 2-3 गोली चला देता है, इससे एक गोली उसके हाथ में लग जाती है। इधर यह सब होने के बाद वहाँ पर हंगामा बढ़ जाता है और हर जगह अफरा तफरी का माहौल होता है। इतने में रॉबर्ट ड्यूई भी अपने रूम पर चला जाते हैं और अपने PA को बोल देते हैं कि तुम जल्दी से जेसन बॉर्न को ढूंढो और उसे मार गिराओ। इधर जेसन बॉर्न भी
रॉबर्ट डूई के पीछे उसके रूम में चले जाते हैं। जब वो उसके रूम में जाते हैं तो यहाँ पर रॉबर्ट डूई जेसन बॉर्न को खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं और उससे बोलते हैं कि तुमने बहुत सारी गलतियाँ करी, लेकिन हम उन सारी गलतियों को माफ़ कर देंगे अगर तुम वापस CIA में आ जाओ। वो यहाँ पर जेसन बॉर्न को उलझाने की कोशिश करते हैं ताकि इतने में उसके सारे एजेंट आ जाएं और जेसन बॉर्न को मार दें। इधर यह सब चलता रहता है और दोनों बातचीत करते रहते हैं। इतने में यहाँ पर फिर रॉबर्ट डूई का PA वहाँ पर आ जाता है और जेसन बॉर्न के ऊपर गोली चलाता है। एक गोली उसके पेट में लग जाती है, लेकिन जेसन बॉर्न भी उसके PA को मार देता है। जैसे वो नीचे झुकता है जेसन बॉर्न गोली लगने की वजह से, तो रॉबर्ट डूई यहाँ पर जेसन बॉर्न को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वहाँ पर हेदर ली आ जाती है और रॉबर्ट डूई को मार गिराती है। हेदर ली के इस गेस्चर को जेसन समझ नहीं पाता, लेकिन वहाँ से थैंक यू बोलता है और फिर वहाँ उससे उसकी गन लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर उस गोलीकांड के बाद असेट के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस होटल से निकलना, लेकिन जैसे तैसे असेट उस होटल से निकलता है और एक पुलिस की वैन चुरा लेता है। इधर जेसन बॉर्न भी जैसे तैसे उस होटल से निकलता है और यहाँ पर असेट के पीछे लग जाता है उसे मारने के लिए। इधर जेसन बॉर्न भी एक कार चुरा लेता है और यहाँ पर एक मस्त कार चेस सीन होता है असेट और जेसन बॉर्न के बीच में। यहाँ पर दोनों एक दूसरे की कार को ठोकते रहते हैं और एक जगह पर आने पर दोनों एक सीवर पाइपलाइन में चले जाते हैं। यहाँ पर जैसे दोनों आमना सामना करते हैं तो यहाँ पर असेट जेसन बॉर्न को चिढ़ाता है कि उसी ने उसके पिताजी को मारा और वो कुछ नहीं कर पाया। यह सारी बातें सुनकर जेसन बॉर्न काफ़ी चिढ़ जाता है और असेट को मारने लग जाता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काफ़ी मारते हैं और यहाँ पर जेसन बॉर्न असेट से एक अपर हैंड लेता है और उसे यहाँ पर मार गिराता है। इसके बाद जेसन बॉर्न भी लास वेगास से भाग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कलूर के हॉस्पिटल का सीन। यहाँ पर कलूर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और यहाँ पर कलूर काफ़ी फेमस हो जाता है और ज़्यादा फेमस हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर हेदर ली को। कुछ हफ्तों बाद का यहाँ पर सीन है। यहाँ पर वो फिर नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर से मिलती है और उनसे बोलती है कि आप अगर मुझे CIA का डायरेक्टर बना देंगे तो यहाँ पर आपकी एक आँख और कान रहेगी यहाँ पर CIA के ऑफिस में और मैं आपके इशारों पर ही बिल्कुल सारे काम करूँगी। और उनसे वादा करती है कि मैं जेसन बॉर्न को भी वापस ज़िंदा ले आऊँगी। यहाँ पर जेसन बॉर्न उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेसन बॉर्न जैसा असैसिनेटर और इतना ट्रेंड एजेंट उनके पूरे हिस्ट्री में कभी नहीं था। तो वो सब यहाँ पर चाहते थे कि जेसन बॉर्न उनके पास वापस आ जाए और यहाँ पर सारी बातें करती हैं। तो फिर नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर उससे बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर यहाँ पर हेदर बोलती है कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो फिर मैं जेसन को मार दूँगी। और इस सब बातें करने के बाद हेदर फिर उनकी गाड़ी से उतर जाती है। फिर वह जेसन से मिलती है तो फिर वह जेसन को उसके पिताजी का एक बैज देती है। फिर जेसन उसको थैंक यू बोलता है और फिर हेदर उससे पूछती है कि अगर तुम चाहो तो तुम वापस CIA में आ सकती हो, क्योंकि CIA अब पहले जैसा नहीं रहा। तो जेसन बोलता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा और फिर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जैसे हेदर उसकी कार में आती है तो उसको एक टेप रिकॉर्डिंग मिलती है और उस टेप रिकॉर्डिंग में होती है जो वह सारी बातें जो उसने नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर से थोड़ी देर पहले करी होती है। और उसके सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर हेदर को काफ़ी दुख होता है कि उसने ऐसा क्यों कहा और उसने अब जेसन बॉर्न को हमेशा के लिए खो दिया। और इस तरह इस मूवी का द एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।